नमस्ते, वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, निठारी हत्याकांड। हाँ, निठारी। एक नाम जो 2006 के आखिर में शायद देश के हर घर में गूंज रहा था। नोएडा का एक छोटा सा इलाका D5 निठारी। जो अचानक से दहशत का सिनोनिम बन गया। बिल्कुल एक ऐसी कहानी जिसने न सिर्फ उस इलाके को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में थे दो लोग, मुनिंदर सिंह पंजेर, एक बिजनेसमैन, और उसका सर्वेंट सुरिंदर कोहली। पर क्या ये कहानी सिर्फ इन दो लोगों की ही है या कुछ और भी है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे मामले का। आज हम इसी को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास काफ़ी मटेरियल है, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स की समरीज हैं, कुछ इन्वेस्टिगेटिव एनालिसिस भी हैं, विकिपीडिया एंट्रीज। जो भी पब्लिक डोमेन में है उसको हमने देखा है। हाँ, बिल्कुल। और मिशन यही है कि इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस के अलग अलग पहलुओं को समझा जाए। तो फिर शुरू करते हैं। सीधे चलते हैं दिसंबर 2006, निठारी गांव। वहां कुछ लोग, खासकर दो पिता जिनकी बेटियां मिसिंग थीं, वो बहुत परेशान थे। हाँ, उन्हें यह शक था, एक गहरा शक, कि पिछले कोई 2 सालों में जो बच्चे गांव से गायब हुए हैं उनका कुछ न कुछ कनेक्शन पंढेर के घर D5 के पीछे वाले नाले से है। सोचिए, कितनी बेबसी होगी कि वो खुद ही वहां जांच करने लगे। बिल्कुल। उन्होंने लोकल RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे SC मिश्रा, उनसे हेल्प मांगी। और फिर एक दिन जब वो लोग वहां खुद ही छानबीन कर रहे थे तो क्या मिला उन्हें? उन्हें मिला एक कटा हुआ सड़ा हुआ हाथ उस नाले में। बाप रे! हाँ, वो एक तरह से ट्रिगर पॉइंट था। उन्होंने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई होगी फिर? पुलिस आई और उन्होंने पंढेर के नौकर सुरिंदर कोहली, हाँ, जिसका एक नाम सतीश भी बताया जाता है। हाँ बिल्कुल, सतीश उर्फ सुरिंदर कोहली, उसे उठाया। और फिर बड़ी जल्दी कोहली ने शुरू में ही कन्फेस कर लिया। क्या कन्फेस किया? कि उसने 6 बच्चों और एक 20 साल की लड़की जिसका नाम पायल था, उनका मर्डर और सेक्सुअल असॉल्ट किया है। ओह, तो शुरू में लगा होगा कि केस सॉल्व हो गया। शायद पुलिस को ऐसा ही लगा हो, लेकिन जो विक्टिम्स की फैमिलीज थी उनका गुस्सा फूट पड़ा। वो कह रहे थे कि पुलिस ने पहले तो उनकी सुनी नहीं थी। जब वो मिसिंग रिपोर्ट्स लिखाने गए थे। हाँ, जब वो रिपोर्ट लिखाने गए तो कुछ पुलिस वालों ने तो कह दिया कि भाई बच्चे अडल्ट हैं, शायद खुद ही भाग गए होंगे। ऐसे कैसे कह सकते हैं? यही तो। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिश्वत लेकर मामला दबाने के भी बहुत सीरियस एलिगेशंस थे पुलिस पर। गड़बड़ी की बू तो शुरू से ही आ रही थी। पुलिस के रोल पर सवाल उठने लगे थे। बिल्कुल। गांव वाले कह रहे थे कि बॉडीज तो उन्होंने ढूंढी, पुलिस का कहना था नहीं जी, सिर्फ स्कल्स और बोन्स मिले। वो भी कितने हैं ये तो DNA टेस्ट से ही पता चलेगा। और इसी बहस के बीच पुलिस ने वो घर D5 सील कर दिया। हाँ, और सिचुएशन इतनी तेजी से सीरियस हुई कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई। होम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट मांगी है। ये भी देखा जाने लगा कि कहीं ये कोई इंटरस्टेट रैकेट तो नहीं है। फिर आई गिरफ्तारी। 26-27 दिसंबर की बात है ये। हाँ, उसी दौरान पायल, वो जो 20 साल की लड़की थी, उसके डिसअपीयरेंस के केस में पहले पंढेर और फिर कोहली दोनों फॉर्मली अरेस्ट हुए। और कोहली की कन्फेशन के बाद पुलिस ने खुदाई शुरू की होगी। एग्जैक्टली। उस घर के आसपास एक्सकेवेशन शुरू हुआ और फिर तो जैसे कोई हॉरर मूवी चल पड़ी हो, एक के बाद एक बच्चों के स्केलेटन्स मिलने लगे। हे भगवान! पुलिस की लापरवाही इतनी साफ दिख रही थी कि 2 पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए। पब्लिक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पंढेर के घर पर पथराव हुआ। लोग तब की यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगा रहे थे। और पंढेर की एक और डोमेस्टिक हेल्प थी ना, माया, उसे भी पकड़ा था। हाँ, माया को भी पुलिस ने पकड़ा। शक ये था कि शायद वो लड़कियों को घर लाने में मदद करती थी। और इसी सब के बीच वो भयानक एंगल भी सामने आया, ऑर्गन ट्रेड का। क्या इन बच्चों को उनके ऑर्गन्स के लिए मारा जा रहा था? ये शक बहुत गहरा गया था। पास में ही एक डॉक्टर था नवीन चौधरी, उस पर भी शक गया। उसका नाम पहले भी 1998 में एक किडनी रैकेट में आया था। ओह, तो पुराना रिकॉर्ड था उसका। हाँ, हालांकि वो उस केस में बरी हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसके घर पर भी सर्च किया, पर कुछ मिला नहीं उसके खिलाफ इस मामले में। इन्वेस्टिगेशन फिर आगे कैसे बढ़ी? इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। 1 जनवरी 2007 को पंढेर और कोहली की पुलिस रिमांड 10 दिन के लिए बढ़ा दी गई और कोर्ट ने उनके नार्को एनालिसिस टेस्ट की परमिशन भी दे दी। ये वही टेस्ट है ना जिसमें सच उगलवाने की कोशिश करते हैं? हाँ, कुछ ड्रग्स देकर सेमी कॉन्शियस स्टेट में सवाल पूछे जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद सच बाहर आ जाए। पुलिस ने और भी जगह छापे मारे होंगे, पंढेर के घर वगैरह? बिल्कुल। पुलिस ने पंढेर के चंडीगढ़ वाले घर पर भी रेड की। वहां उसकी वाइफ और बेटे से पूछताछ हुई। शुरू में खबरें आईं कि फैमिली रिलेशंस कुछ स्ट्रेन थे, पर बाद में ये बात गलत निकली।
फैमिली ने क्या कहा? फैमिली ने कहा कि पंढेर का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था। लुधियाना में उसका कोई फार्म हाउस था, वहां भी रेड की प्लानिंग हुई। चंडीगढ़ के कुछ पुराने किडनैपिंग केस भी फिर से खोले गए, पर कुछ खास हाथ नहीं लगा। और जो स्केलेटन्स मिले थे उनकी पहचान कैसे हुई? ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत बड़ा चैलेंज था। शुरू में जो 17 सेट्स मिले थे, उनमें से 15 को आइडेंटिफाई करने की कोशिश हुई। कहा गया कि कोहली ने 10 को फोटो से पहचाना और बाकी? और 5 को उनके कपड़ों या साथ मिले सामान से उनके घर वालों ने पहचाना। सोचो कितना दर्दनाक रहा होगा ये सब। और वो एक बात जो बहुत डरावनी थी कि ज्यादातर स्केलेटन्स में टोर्सो मतलब धड़ गायब था। हाँ, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग डिटेल थी और इसी से वो ऑर्गन ट्रेड वाली थ्योरी को और ज्यादा बल मिला। पुलिस का शुरुआती अनुमान तो ये था कि विक्टिम्स की संख्या 31 तक हो सकती है। माहौल तो बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हो गया होगा पूरे इलाके में। जाहिर है, सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई थी। केस इतना हाई प्रोफाइल बन गया कि तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई.के. सभरवाल, उन्होंने भी कमेंट किया कि अभी इन्वेस्टिगेशन शुरुआती स्टेज में है, कोर्ट या सीबीआई अभी सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन प्रेशर तो बढ़ ही रहा था, खासकर पुलिस पर। बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाई। इस कमेटी को लीड कर रही थी मंजुला कृष्णन, जो उस समय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी थी। इस कमेटी का काम क्या था? मेन काम था पुलिस की अब तक की इन्वेस्टिगेशन को रिव्यू करना, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉपरेशन कैसा रहा ये देखना, और सबसे जरूरी जो एक्यूज थे उनका मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका और उनका मोटिव, मकसद क्या था, इससे समझना। कमेटी विक्टिम्स की फैमिली से भी मिली होगी। हाँ बिल्कुल। कमेटी ने विक्टिम्स की फैमिली से मुलाकात की और विक्टिम्स का प्रोफाइल भी धीरे धीरे साफ होने लगा। जो शुरू के 17 कंफर्म्ड विक्टिम्स थे, उनमें 10 लड़कियां थीं। सिर्फ पायल एडल्ट थी, है ना? हाँ, सिर्फ पायल एडल्ट थी, बाकी सब बच्चे थे और उनमें से 11 तो 10 साल से भी कम उम्र के थे। 10 साल से कम? हे भगवान, मतलब इतने छोटे बच्चे? हाँ, और ये बच्चे कौन थे? सोर्सेज बताते हैं कि ये ज्यादातर बहुत ही गरीब परिवारों से थे। माइग्रेंट फैमिलीज के बच्चे थे, कोई कचरा उठाने वाले का बच्चा, कोई डोमेस्टिक हेल्प का बच्चा। शायद इसी वजह से उनकी मिसिंग रिपोर्ट्स पर शुरू में ध्यान नहीं दिया गया, उनकी सोशल इनविजिबिलिटी। एग्जैक्टली। उनकी वो वल्नरेबिलिटी ही शायद उन्हें आसान टारगेट बनाती थी। गरीबी, माइग्रेंट स्टेटस, एजुकेशन की कमी, बहुत दुखद है। मुआवजे का भी कुछ मुद्दा उठा था ना? हाँ, कॉम्पेंसेशन का। हाँ, कॉम्पेंसेशन का इशू भी उठा। 8 फैमिलीज को 2-2 लाख रुपए दिए गए। पहले तो गुस्से में फैमिलीज ने चेक्स लौटा दिए। हाँ, पैसे से ज्यादा तो उन्हें जस्टिस चाहिए था। बिल्कुल। बाद में उन्होंने वो चेक वापस ले लिए। उन्होंने घर और नौकरी की भी मांग की थी। उस कमेटी की रिपोर्ट कब आई और क्या कहा उसने? कमेटी की रिपोर्ट आई 17 जनवरी 2007 को और रिपोर्ट ने यूपी पुलिस को सीरियस नेग्लिजेंस के लिए सीधे सीधे दोषी ठहराया। अच्छा। हाँ, कहा कि मिसिंग पर्सन्स के रिपोर्ट्स को हैंडल करने में एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया कैजुअल और कैलस रहा, मतलब लापरवाह और असंवेदनशील। और रिपोर्ट ने ऑर्गन ट्रेड की संभावना को रूल आउट नहीं किया। इस रिपोर्ट के बाद कुछ एक्शन हुआ? हाँ, इस रिपोर्ट के बाद यूपी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। 2 एसपी सस्पेंड हुए, 6 पुलिस वाले डिसमिस कर दिए गए। ये जानना भी दिलचस्प है कि ये पूरा मामला आखिर खुला कैसे, मतलब वो पहला धागा कहाँ से मिला? इसका क्रेडिट जाता है पायल के पिता नंदलाल, उनके परसिस्टेंस को। उनकी बेटी पायल अक्टूबर 2006 से गायब थी। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। अच्छा, पायल की एफआईआर पहले दर्ज हो गई थी। हाँ, और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पायल का फोन इस्तेमाल हो रहा था। सिम भले ही इनएक्टिव था, पर फोन ऑन था। फिर डिजिटल सर्वेलेंस से ट्रैक किया। हाँ, डिजिटल सर्वेलेंस से पुलिस उस आदमी तक पहुंची जिसने वो फोन कहीं बेचा था। फिर एक रिक्शा वाले का पता चला जिसने बताया कि उसे ये फोन पंढेल के घर से मिला था। ओह, तो सीधा कनेक्शन पंढेर के घर से जुड़ गया। बिल्कुल। पुलिस ने पंढेर से पूछताछ की, पर कुछ खास निकला नहीं। अगले दिन उन्होंने कोहली को उठाया और कोहली ने कन्फेस कर लिया। क्या कहा कोहली ने? उसने कहा कि उसने पायल को मारा और बॉडी पीछे फेंक दी। लेकिन जब पुलिस ने वहां खुदाई की तो पायल की बॉडी की जगह दूसरे बच्चों के रिमेन्स मिलने लगे। शॉकिंग था ये। कितनी आयरनी है, जिस विक्टिम की वजह से केस खुला उसकी बॉडी शायद वहां मिली भी नहीं शुरू में। हाँ, और नंदलाल ने बाद में पुलिस पर हैरासमेंट का आरोप भी लगाया था कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही थी। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई थ्योरीज चल रही होंगी। बहुत सारी। ऑर्गन ट्रेड का शक तो था ही, फिर मीडिया में कैनिबलिज्म यानी नरभक्षण की भी बातें आने लगी। कैनिबलिज्म मतलब आदमखोर? हाँ, ऐसी खबरें भी आईं। हालांकि पुलिस ने इस पर कहा कि ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, टेस्ट के बाद ही कुछ कंफर्म कहा जा सकता है। फिर वो टेस्ट्स हुए, नार्को वगैरह? हाँ, फिर आए टेस्ट्स। 4 जनवरी 2007 को पंढेर और कोहली को गांधीनगर ले जाया गया ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए। ये एक तरह के लाई डिटेक्टर टेस्ट होते हैं।
और फिर नार्को एनालिसिस। हाँ, उसके 5 दिन बाद नार्को एनालिसिस टेस्ट हुआ। इन टेस्ट का रिजल्ट क्या रहा, ये जानना बहुत जरूरी है। फोरेंसिक डायरेक्टर के मुताबिक टेस्ट का रिजल्ट ये था, कोहली ने जुर्म कबूल किया। उसने पूरा तरीका बताया? हाँ, उसने पूरा प्रोसेस बताया कि वो पहले गला घोंटता था, फिर रेप करता था, फिर बॉडी को अपने बाथरूम में ले जाकर डिसमेंबर करता था, यानी टुकड़े करता था। और पंधेर के बारे में क्या कहा? यहीं पर बात थोड़ी घूमती है। कोहली ने पंधेर को क्लीन चिट दे दी। कहा कि पंधेर को इस बारे में कुछ नहीं पता था। क्लीन चिट? ये कैसे हो सकता है? टेस्ट रिपोर्ट्स ने पंधेर को वुमनाइजर और डिप्रेस्ड जरूर बताया, लेकिन कोहली के मुताबिक इन क्राइम्स में उसका हाथ नहीं था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहली का कन्फेशन और पंधेर को क्लीन चिट, ये आगे कहानी में जरूर वापस आएगा। बिल्कुल। खैर, पब्लिक प्रेशर और कमेटी की फाइंडिंग्स के बाद यूपी गवर्नमेंट ने आखिर ये केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देश की टॉप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। लेकिन सीबीआई जांच शुरू होने से पहले ही दोनों को मुंबई भेज दिया गया था। ये भी एक अजीब बात थी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली स्टार्ट होने से ठीक एक दिन पहले 11 जनवरी 2007 को दोनों अक्यूज को मुंबई जेल शिफ्ट कर दिया गया। क्यों, ये साफ नहीं है। खैर, सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की। उन्हें कुछ नया मिला? हाँ, सीबीआई को घर के बाहर जो ड्रेन्स थे, नालियां, उनमें से 3 और स्कल्स और कुछ ह्यूमन रिमेन्स मिले। बॉडी पार्ट्स भी मिले, पैर, हड्डियां, धड़ और विक्टिम्स का कुछ सामान भी मिला। तो सीबीआई को कुल कितने स्कल्स मिले? पुलिस के 17 के दावे से अलग थे। हाँ, एक और मिसमैच। सीबीआई को टोटल 15 स्कल्स ही मिले, जबकि पुलिस ने 17 का क्लेम किया था। सीबीआई की शुरुआती फाइंडिंग्स क्या थीं? क्या वो पुलिस से सहमत थे? सीबीआई ने भी शुरू में कोहली को साइकोपैथ कहा और प्राइमा फेसी यानी ऊपर से देखने पर यह माना कि पंधेर का रोल शायद नहीं है। ये पुलिस की फाइंडिंग से मिलता जुलता था। उन्होंने घर से क्या-क्या जब्त किया? काफी सामान सीज किया, शराब की बोतलें, एक डबल बैरल गन, कारतूस, मोबाइल फोन्स, तस्वीरें, फोटो एल्बम्स और एक ग्रिल जिस पर खून के धब्बे लगे होने का शक था। और हड्डियों की जान से क्या पता चला? फोरेंसिक एनालिसिस ने बताया कि हड्डियां 2 साल से ज्यादा पुरानी नहीं थी। सीबीआई ने कोहली के रिश्तेदारों से अल्मोड़ा में भी पूछताछ की थी। लेकिन सीबीआई की जांच पर भी सवाल उठे थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था। हाँ, बिल्कुल। नवंबर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस इशू किया। एक विक्टिम के रिश्तेदार ने पिटीशन फाइल की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सीबीआई पंधेर को बचाने की कोशिश कर रही है। मतलब इन्वेस्टिगेशन पर शुरू से ही डाउट्स थे, चाहे वो पुलिस की हो या सीबीआई की। सही बात है। और दूसरी तरफ फोरेंसिक रिपोर्ट्स और भी भयानक तस्वीर पेश कर रही थीं। एम्स की फरवरी 2007 की रिपोर्ट आई। उसमें क्या था? उसमें कहा गया कि टोटल 19 स्कल्स मिले हैं, 16 पूरे, 3 डैमेज्ड। और ये भी कंफर्म हुआ कि बॉडीज को 3 टुकड़ों में काटा गया था। 3 टुकड़ों में? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में वो बुचर लाइक प्रिसिजन वाली बात भी थी। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में कसाई जैसी सटीकता का जिक्र था, जैसे कोई एक्सपर्ट हो काटने में। इससे ये साफ लग रहा था कि हत्याओं में एक पैटर्न था। रिपोर्ट ने कोहली के कथित तरीके को और विस्तार से बताया था। हाँ, रिपोर्ट ने बताया कि कोहली कथित तौर पर पहले गला घोंटता था, फिर सिर काटता था, सिर को पीछे नाले में फेंक देता था, और जो विसरा यानी इंटरनल ऑर्गन्स थे, उन्हें पॉलीथीन में पैक करके नाले में फेंकता था। पॉलीथीन में? क्यों? ताकि वो जल्दी डिकम्पोज ना हो और आसानी से पता ना चले। सोचो कितना कैलकुलेटेड और कोल्ड ब्लडेड तरीका था ये। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए सैंपल्स हैदराबाद भेजे गए थे। प्रोफेसर टी.डी. डोगरा, जो एम्स और सीएफएसएल से जुड़े थे, उनका रोल इसमें काफी इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं सबसे मुश्किल हिस्से पर, लीगल बैटल। इतने सारे विक्टिम्स, तो कई सारे ट्रायल्स चले होंगे। हाँ, मल्टीपल ट्रायल्स हुए। चार्जेस थे आईपीसी सेक्शन 302 यानी मर्डर, 364 यानी किडनैपिंग फॉर मर्डर, 376 यानी रेप और 201 यानी सबूत मिटाना। पहला बड़ा फैसला कब आया? पहला मेजर वर्डिक्ट आया फरवरी 2009 में। गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 14 साल की रिम्पा हल्दर के केस में कोहली और पंडेर दोनों को गिल्टी पाया। दोनों को? पंडेर को भी? हाँ, दोनों को, और दोनों को डेथ सेंटेंस सुनाई। ये तो बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि सीबीआई ने तो अपनी फाइनल रिपोर्ट में पंडेर को क्लीन चिट दी थी। एग्जैक्टली। लेकिन कोर्ट ने माना कि पंडेर भी उतना ही जिम्मेदार है और केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का माना। इसके बाद तो कोहली पर सजाओं की झड़ी लग गई होगी। हाँ, इसके बाद अलग अलग ट्रायल्स में कोहली को आरती प्रसाद 7 साल, रचना लाल 9 साल, दीपाली सरकार 12 साल, छोटी कविता 5 साल और कई दूसरे बच्चों के मर्डर में दोषी पाया गया।
और बार बार उसे डेथ सेंटेंस मिली। सोर्सेस के मुताबिक उसे कुल 10 मामलों में कन्विक्शन हुई थी। लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़ आया। पंधेर का क्या हुआ? हाँ, एक बड़ा ट्विस्ट आया सितंबर 2009 में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिम्पा हल्दर केस में पंधेर को एक्विट कर दिया, बरी कर दिया। बरी? हाईकोर्ट ने? क्यों? हाईकोर्ट ने कहा कि पंधेर के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, सबूत अपर्याप्त हैं। और कोली की सजा? कोली की डेथ सेंटेंस को हाईकोर्ट ने अपहोल्ड किया, यानी बरकरार रखा। इस फैसले पर काफी डिबेट हुई थी उस समय। मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया होगा? हाँ, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फरवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कोली की डेथ सेंटेंस कंफर्म कर दी। फिर जुलाई 2014 में प्रेसिडेंट ने कोली की मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर दी। तो मतलब फांसी तय हो गई थी? ऐसा ही लगा। सितंबर 2014 में डेथ वारंट इशू हुआ, फांसी की डेट फिक्स हो गई। उसे फांसी के लिए मेरठ जेल भेज दिया गया। लगा कि अब अंत निश्चित है। पर ऐसा हुआ नहीं। नहीं, इंडियन लीगल सिस्टम में ट्विस्ट्स पार्टी थे। हाँ। फांसी से कुछ ही घंटे पहले आधी रात को सुप्रीम कोर्ट ने कोली के एक्सिक्यूशन पर स्टे लगा दिया। आधी रात को? क्यों? ग्राउंड दिया गया मर्सी पिटीशन डिसाइड करने में इनऑर्डिनेट डिले, मतलब दया याचिका पर फैसला लेने में बहुत ज्यादा देरी हुई। सिस्टम ने खुद ही देरी की, इसलिए फांसी नहीं हो सकती। अजीब बात है। हाँ, हालांकि अक्टूबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट कर दी थी। फिर क्या हुआ डेथ सेंटेंस का? फिर जनवरी 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोली की डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। कारण वही, दया याचिका पर फैसले में अत्यधिक देरी। तो सजा उम्र कैद में बदल गई? हाँ, उस केस में। हाँ। लेकिन ये रिलीफ भी टेम्पररी था, क्योंकि 2019 में एक और केस में कोली को फिर से डेथ सेंटेंस सुना दी गई। तो ये लीगल मामला ऊपर नीचे चलता ही रहा। और फिर आया वो सबसे बड़ा फैसला अक्टूबर 2023 में। हाँ, सबसे बड़ा बॉम्बशेल अक्टूबर 2023, घटना के लगभग 17 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरिंदर कोली और मुनिंदर सिंह पंडेर दोनों को सभी केसेस जिनमें उन्हें दोषी ठहराया गया था उनसे बरी कर दिया, एक्विटेड। क्या? बरी? दोनों? सभी केसेस से? 17 साल बाद? इतने सारे कन्विक्शंस के बाद? ये कैसे हुआ? हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट का जजमेंट इन्वेस्टिगेशन पर बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल था। कोर्ट ने कहा कि कोली के जो कन्फेशंस थे, जिनके वॉलंटरी होने पर भी सवाल थे, उनके अलावा प्रोसिक्यूशन के पास कोई सॉलिड क्लिंचिंग एविडेंस नहीं था। मतलब पुख्ता सबूत नहीं थे? हाँ, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, यानी परिस्थितियों से मिलने वाले सबूत, उनकी चेन पूरी तरह से जुड़ नहीं रही थी, उसमें गैप्स थे। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या कहा? कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को कैजुअल एंड परफंक्टरी बताया, मतलब लापरवाह और बस ऊपर ऊपर से की गई जांच। एक बहुत स्ट्रांग कमेंट ये था कि ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन ने आसान रास्ता चुना। आसान रास्ता? मतलब ये तो बहुत बड़ी बात कह दी कोर्ट ने। हाँ, कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन रीजनेबल डाउट से परे गिल्ट प्रूफ करने में फेल हुआ और इससे अक्यूज्ड के आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड फेयर ट्रायल का उल्लंघन हुआ है। उन परिवारों पर क्या बीती होगी ये सुनकर, जिनके बच्चे मारे गए थे? बिल्कुल। रिपोर्ट्स में एक पिता पप्पू लाल, जिनका बच्चा मारा गया था, उनका बयान था, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि सालों तक न्याय के लिए लड़ते रहें। एक और पिता दुर्गा प्रसाद ने कहा, ये अदालत भले ही उन राक्षसों को बरी कर दे, पर भगवान की बड़ी अदालत उन्हें नहीं बख्शेगी। दिल टूट जाता है सब सुनकर। इस पूरे मामले पर दूसरे नजरिए भी सामने आए हैं, है ना? कुछ एनालिसिस। हाँ बिल्कुल, जैसे द रिपोर्टर्स कलेक्टिव जैसे ग्रुप्स ने इस बात पर जोर दिया है कि कैसे गरीब दलित व्यक्ति कोली को एक कन्वीनियंस स्केपगोट यानी बलि का बकरा बनाया गया। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में खामियां, जुडिशरी में इनकंसिस्टेंसीज और कलेक्टिव कॉन्शियंस यानी सामूहिक चेतना के दबाव में डेथ पेनल्टी देने की बात भी उठाई है। हाँ, और मर्सी पिटिशन में जो देरी हुई उसे उन्होंने एक ब्रोकन रिड्रेसल मैकेनिज्म यानी एक टूटी फूटी निवारण प्रणाली का प्रतीक माना है। मतलब सिस्टम की नाकामी साफ दिखती है। हर तरफ से यही बात आई है। सिस्टेमिक फेलियर्स, पुलिस की नेग्लिजेंस जिसमें क्लास बायस भी था, पैटर्न रिकॉग्नाइज ना कर पाना, करप्शन के आरोप, ट्रेनिंग की कमी, सब शामिल हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में कमियां, फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, और वो सामाजिक आर्थिक फैक्टर्स भी, असमानता, माइग्रेशन, जेंडर, इन सब ने मिलकर इस ट्रेजेडी को होने दिया। सही कहा। मीडिया का रोल भी काफी डिस्कस हुआ।
कवरेज तो अभूतपूर्व थी, पर बहुत ज्यादा सेंसेशनल भी थी। जनता में गुस्सा भी बहुत था। प्रोटेस्ट्स हुए थे, जवाबदेही की मांग उठी थी। हाँ, और इस केस ने पॉपुलर कल्चर को भी बहुत इम्पैक्ट किया। डॉक्यूमेंट्रीज बनी, स्लमडॉग कैनिबल, द कर्मा किलिंग्स, किताबें लिखी गईं, द डेडली डजन, पॉडकास्ट बने, यहाँ तक कि मूवीज, मर्डर 2, सेक्टर 36 भी इससे इंस्पायर्ड हुईं। क्या इस केस के बाद कुछ सुधार हुए, कुछ रिफॉर्म्स? कुछ तात्कालिक प्रतिक्रियाएं तो हुईं। पुलिस ऑफिसर्स सस्पेंड, ट्रांसफर हुए, सर्विलांस बढ़ाई गई, स्पेशल कमिटीज बनी। लॉन्ग टर्म में देखें तो मिसिंग बच्चों को ट्रैक करने के लिए ट्रैक चाइल्ड पोर्टल आया, पुलिस ट्रेनिंग इंप्रूव करने की बात हुई, पॉक्सो एक्ट को मजबूत किया गया, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए गए। लेकिन क्या ये सुधार काफी थे? असल में जमीन पर कितना बदलाव आया? यही तो बड़ा सवाल है। चैलेंज अभी भी हैं। पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन अक्सर कमजोर होता है, रिसोर्सेज की कमी है, और सबसे बड़ी बात, वो सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज जिनकी वजह से वो बच्चे आसान टारगेट बने, वो तो आज भी समाज में मौजूद हैं। निठारी एक भयानक रिमाइंडर है कि हमारे सिस्टम में कितनी बड़ी दरारें हैं। तो ये थी निठारी की कहानी, एक ऐसी भयानक दास्तान जो इन्वेस्टिगेशन की भूल भुलैया में उलझती चली गई, लीगल बैटल्स में फंसी रही, और आखिर में एक ऐसे एक्विटल पे खत्म हुई जिसने न्याय के कॉन्सेप्ट पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, सच क्या था? व्हाट इज द ट्रूथ? हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशंस ने इन्वेस्टिगेशन पर जो गहरे संदेह जताए हैं, और वो ऑर्गन ट्रेड वाला एंगल जो आखिर तक अनसुलझा ही रहा, वो सब इस मिस्ट्री को और भी ज्यादा गहरा देते हैं। बिल्कुल, और हम सुनने वालों को इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर कोली और पंढेर ने ये हत्याएं नहीं की, तो किसने की? और क्या सिस्टम ने वाकई एक गरीब, हाशिए पर पड़े इंसान को बलि का बकरा बनाकर असली गुनहगारों को बचा लिया? ये सवाल आज भी निठारी की हवाओं में गूंजते हैं। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel, Phantom Dastan.